नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज इज रिलेटेड टू, कर्मचारियों का मनोबल इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है एक पर्सन के मॉरल को बनाने का काम करता है, मोरल को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन? इनमें से किसने ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट दिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो जो थे उन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके माध्यम से ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट है, हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स? हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी इनमें से कौन से दो फैक्टर्स पे बेस्ड है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइजीन इन बिहेवियर। हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं और बिहेवियरल फैक्टर जो होते हैं इनको मोटिवेशनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। आमतौर पे हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी भी इसको कहा जाता है, इसको हेल्थ भी कहा जाता है, हेल्थ फैक्टर या मोटिवेटिंग फैक्टर या बिहेवियरल फैक्टर, और इनको हाइजीन फैक्टर्स, टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, हाथॉन स्टडीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कौन से स्टेट से रिलेटेड है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ह्यूमन रिलेशन। ये ह्यूमन रिलेशन से संबंधित थ्योरी है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोगों से बनती हैं। एंड सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग विद दीज पीपल। और जो संस्था की सक्सेस होती है, मैनेजमेंट की सक्सेस होती है, वो लोगों के साथ डीलिंग से रिलेट करती है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ, यह कौन सी थ्योरी का फंडामेंटल है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से ये रिलेटेड है, उसका कोर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अजय एक प्रोग्रामर है एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी में, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका बिहेवियर में ये इश्यूज देखने में आ रहे हैं। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। इश्यूज क्या आ रहे हैं देखने में, यहाँ पे यही इश्यूज चल रहे हैं कि वो बैडली रिएक्ट करते हैं जब मीटिंग में उनको नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ऑफन वो लेट आते हैं ऑफिस और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं रिक्रूटर्स को। ऑफन वो कंप्लेंट करते हैं वर्किंग कंडीशंस की संस्था की। तो इनमें से क्या ये सब इंडिकेट करता है, यह बताना है। ये जो सिचुएशन है ये क्या इंडिकेट कर रही है? हिंदी में भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी देखें। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसका पता करें। तो ये जो सिचुएशन है ये हमें बता रही है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। वो इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, जॉब बदलना चाह रहा है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ getting all the organizational members involved to form a sense of common purpose is, वह प्रोसेस जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनमें सेंस डेवलप की जाती है कॉमन पर्पस की, वो सब एक पर्पस के लिए काम करें। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन या एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड? कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड की कई स्टेजेस होती हैं, इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करें। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड की जो स्टेजेस है उनका पार्ट नहीं है। दरअसल पोंडी का एक मॉडल है कॉन्फ्लिक्ट का और उसमें उन्होंने ये 5 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है लेटेंट स्टेज। इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं होता है। सेकंड होती है परसीव्ड स्टेज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अवेयर हो जाता है, उनको पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कि कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सिचुएशन बन रही है। तीसरी होती है फेल्ट स्टेज। इसमें वो महसूस करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी
और चौथी होती है मैनिफेस्ट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट एकदम ओपन हो जाता है और उसको कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है कि अब ये विवाद हो रहा है। देन आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ होता है आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ये रिजल्ट होता है। रिजोल्यूशन और डिसोल्यूशन इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट, what is the way of resolution when there is a crisis of leadership during organizational development? अब यहाँ पे organizational development की phases की बात चल रही है। इनमें से ये पूछा जा रहा है कि अगर क्राइसिस ऑफ लीडरशिप की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसमें फिर क्या उसका रिजोल्यूशन होता है, क्या समाधान होता है, कौन से फेज पे हम पहुंच जाते हैं उससे बचने के लिए, उसके कंट्रोल के लिए, तो यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। ग्रीनर ने 1972 में ये 5 स्टेजेस बताए। इनमें जो फेज 1 है वो होता है क्रिएटिविटी का। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के समय क्रिएटिविटी बढ़ती है, संस्था ग्रो करती है, लेकिन एक समय के पश्चात वहां पे लीडरशिप क्राइसिस होने लगता है। उसका फिर उपाय होता है कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर डायरेक्शन होता है, फिर ग्रोथ करती है संस्था, लेकिन फिर ऑटोनोमी की सिचुएशन बन जाती है, ये प्रॉब्लम होने लगती है एक समय के बाद। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है डेलीगेशन की, थर्ड फेज। इसके बाद डेलीगेशन के बाद क्राइसिस ऑफ कंट्रोल हो सकता है ग्रो करते करते। फिर अगले हमें इससे बचाव के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर संस्था ग्रो करती है, लेकिन फिर रेड टेप की समस्या आने लगती है। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसके बाद क्राइसिस ऑफ ग्रोथ भी हो सकता है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, भारार्पण जो होता है उसका क्या परिणाम निकलता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। जो प्रबंधक है वो अपने काम को वितरित कर सकते हैं अपने अधीनस्थों के। नेक्स्ट, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। एक प्रबंधक एक निश्चित संख्या में अपने अंडर एग्जीक्यूटिव्स को रख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है प्रॉपर तरीके से। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में देखें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्पान ऑफ मैनेजमेंट। इसको बोला जाता है प्रबंधन का विस्तार या नियंत्रण का विस्तार। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ सबऑर्डिनेट हैज टू वर्क अंडर मोर देन वन बॉस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा बॉस के अंडर काम करना पड़ता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में दोहरी जो मैनेजरशिप रहती है जिसके अंडर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, अ पर्सनालिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर्स डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट दे कंट्रोल देयर ओन फेट। यहाँ पे एक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट की बात हो रही है जिसके अंतर्गत एक जो पर्सन होता है वो ये बिलीव करता है, विश्वास रखता है कि अपने फेट का निर्माता वो स्वयं है। मतलब उसके खुद के काम है जो उसके भाग्य को बनाने का और बिगाड़ने का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ऐसे पर्सन के कहते हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो रखता है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिसका होता है वो पर्सन जिम्मेदार मानता है बाहरी लोगों को, बाहरी शक्तियों को, बाहरी सिचुएशन को, कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो बाहरी जो सिचुएशन है, परिस्थिति वो जिम्मेदार है। जबकि जो इंटरनल लोकस वाला होता है कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अच्छे के लिए भी खराब के लिए। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में भी लार्जर इन द केस ऑफ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इनमें से किस केस में बड़ा हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपिटेंट सबऑर्डिनेट। अगर जो अधीनस्थ है हमारे वो सक्षम होंगे तो हम ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, अ डैश इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस इंपेलिंग एक्शन। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुल है जो एक्शन को इंपेल करता है, यानी कि एक्शन को बढ़ावा देता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्राइव। ड्राइव अगर लोगों के अंदर होती है तो वो उनको इंसाइट करती है ज्यादा काम करने के लिए। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन behavior conducted in 1920 by Western Electric Company located at Chicago is popularly known as। इसमें कहा गया कि एक स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कंडक्ट की गई थी 1920 में। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने करवाई थी ये स्टडी करवाई थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने शिकागो में। ये पॉपुलरली इसको किस नाम से जाना जाता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में
जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इसको हाथॉर्न स्टडीज कहा जाता है, हाथॉर्न अध्ययन कहा जाता है। और ये एल्टन मेयो और उनके साथियों ने मिलकर की थी स्टडी। नेक्स्ट, इन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाइज विद। लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें अथॉरिटी किसके हाथ में होती है यह बताना है, सत्ता पावर किसके पास होती है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लाइन पर्सनल, जो लाइन ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में पावर होती है। नेक्स्ट, डैश इज एन अप्रोच टू एथिक्स दैट फोकसेस ऑन द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस देमसेल्फ। यहाँ पे इस अप्रोच की बात हो रही है एथिक्स की, कि जिसमें जो फोकस रहता है वो इस बात पे रहता है कि जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत है, एज अपोज टू द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज एक्शंस। बजाय इसके कि उस काम के जो कॉन्सिक्वेंस है वो सही होंगे या गलत होंगे, इसको क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ऐसे एथिक्स को कर्तव्य परायण नैतिकता, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कहा जाता है, कि भाई आपको अपने कर्तव्य पे, काम पे ध्यान देना है, काम सही होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्पेशेंट अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर क्लासिफाइड। अधीर और उपलब्धि चाहने वाले लोग इनमें से किस पर्सनैलिटी के आदमी व्यक्ति होते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं, जबकि टाइप बी पर्सनैलिटी वाले लोग रिलैक्स, शांति से रहने वाले होते हैं, लेजी होते हैं बी वाले। नेक्स्ट, एल्टन मेयो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। एल्टन मेयो मुख्य कंट्रीब्यूटर थे कौन सी थ्योरी में। तो गिवन ऑप्शंस में से देखें सही कौन सा है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। जो हाथोन एक्सपेरिमेंट थे उसमें मेन कंट्रीब्यूटर एल्टन मेयो ही थे। नेक्स्ट, a dash organizational structure is the simplest form and has clear lines of authority and ease of decision making। यहाँ पे एक संगठन संरचना की बात हो रही है जो सरल है, सिंपल फॉर्म है, और उसमें अथॉरिटी की लाइन एकदम क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनालिटी। इनमें से कौन सी एनवायरमेंटल फोर्स है जो पर्सनालिटी निर्माण में सहायक होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो बताना है, और सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव भी पर्सनालिटी शेप का काम करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है यह बताना है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें ये पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन देख करके आइडिया लग रहा है, इसमें ये पूछा है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा नहीं है। तो तीन ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म हैं, एक नहीं है, उसको पहचानना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। बाकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो होता है ये होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हु प्रपोज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसने प्रस्ताव दिया कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, नौकरशाही संरचना होती है, वो सभी संस्थाओं के लिए सूटेबल रहती है। तो गिवन ऑप्शंस में देखें कौन सा सही नाम। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।